साउथ कोरिया सियोल की। हमारे हीरो का नाम है संग जिन वू, जो कि एक हंटर है और उसका रैंक ई है। ई जो कि सबसे लोएस्ट रैंक माना जाता है, यानी हमारा हीरो एक बहुत ही कमजोर हंटर है। हमारा हीरो एक बस में से उतरता है और कहता है, मैं सबसे कमजोर हंटर हूँ। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मुझे अपने आप को एक हंटर कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे पास कोई रीजनरेशन एबिलिटीज भी नहीं। मैं जितनी बार भी डंजन के अंदर जाता हूँ उतनी बार जख्मी होकर बाहर आता हूँ और कई बार तो मैं मरते मरते बचा हूँ। एक हंटर का काम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना है, लेकिन मैं फिर भी ये काम करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये काम पसंद है, बल्कि पैसों के लिए करता हूँ। संग जिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल में से होते हुए वो एक डंजन में जा सकते हैं। संग जिन वो एक हंटर गिल्ड के साथ काम करता है। संग जिन वो कहता है, अपनी हंटिंग से मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं उनसे मैं बड़ी मुश्किल के साथ अपनी बीमार माँ के हॉस्पिटल के बिल्स अदा करता हूँ। मेरे जैसे नॉर्मल इंसान के पास, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, उसे कोई और जॉब नहीं मिलती, इसलिए मुझे एक हंटर बनना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर एक शख्स काफी पी रहा होता है, वहीं पर उसका दोस्त भी आ जाता है। काफी पीने वाला शख्स उसे कहता है, बैग तुम तो काफी अरसे के बाद वापस आए हो, तुम तो एक हंटर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए तुम हमारे गिल्ड को छोड़कर चले गए थे। बाक उसे कहता है, असल में मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमारे यहाँ दूसरा बेटा होने वाला है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। उसका दोस्त उसे कहता है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक डंजन के अंदर जाकर हंटिंग करने से ज्यादा आसान काम और कोई भी नहीं। बाकू से कहता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं काफी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गया, पता नहीं मेरे स्किल्स काम करेंगे भी या नहीं, कहीं मैं सबसे पीछे न रह जाऊँ। उसी वक्त काफी वाला शख्स पीछे की तरफ देखता है तो संग जिन वो आ रहा होता है। वो उसे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए। जबकि बाकी के सारे हंटर भी संग जिन वो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो वाकई में आज भी आ गए, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। कॉफी वाला शख्स संग जिन वो से कहता है, क्या तुमने खाना खाया? संग जिन वो से कहता है, हाँ मैंने खा लिया, मेरे बारे में इतनी फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। बाक उस शख्स से पूछता है, ये लड़का कौन है? क्या ये बहुत ही एक्सपीरियंस हंटर है जो सारे लोग इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं? वो शायद हंसना शुरू हो जाता है। बाग से कहता है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम जब छोड़कर गए थे तभी ये लड़का यहाँ पर आया था। इसका निकनेम तुम्हें बताऊं तो तुम भी हंसना शुरू कर दोगे। इसका निकनेम ये है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर है। वैसे तो इसका रैंक ई है, लेकिन जितनी बार भी ये डंजन में जाता है ये ई रैंक के मॉन्स्टर से भी मार खाकर वापस आता है। बाकू से कहता है, वो हमारी बातें सुन सकता है, वो बहुत ज्यादा करीब है। जबकि संग जिन वो भी उनकी बातें सुन लेता है और कहता है, मैंने इन लोगों की सारी बातें सुन ली, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ ही सबसे ज्यादा कमजोर। संग सीधा कॉफी वाले के पास जाता है और उसे कहता है, क्या मुझे एक कॉफी का कप मिल सकता है? वो उसे कहता है, नहीं, सारी कॉफी खत्म हो गई। संग और भी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है, आज तो मुझे कॉफी भी नहीं मिली, आज का दिन तो बहुत ज्यादा बुरा है। उसी वक्त एक लड़की जिसका नाम जूही होता है, वो संग पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम फिर से जख्मी होकर वापस आए हो। संग उसे कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ डंजन में जाने वाली हो? जूही उसे कहती है, हाँ मैं भी जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? संग उसे कहता है, मुझे नहीं पता, हंटिंग के दौरान शायद मुझे कोई चोट लग गई। जूही उसे कहती है, अच्छा ऐसा क्या हुआ था हंटिंग के दौरान? फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। संग उसे सारी बात बताता है। जूही उसे कहती है, क्या तुम इतने ज्यादा जख्मी थे कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा? संग उसे कहता है, हाँ, हम लोग ई रैंक के मिशन पर थे और वहाँ पर सारे ई रैंक के मॉन्स्टर थे और मेरी सारी टीम में से मैं ही अकेला था जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। जूही उसे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं था? संग उसे कहता है, नहीं, असल में मेरी टीम में सारे ही मुझसे ज्यादा रैंक वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ कोई हीलर रखा ही नहीं। जूही उसे कहती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पास एक हीलर तो रखना ही चाहिए। संग उसे कहता है, कोई बात नहीं, असल में वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ही बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फिर संग खड़ा हो जाता है और जूही से कहता है, मुझे लगता है कि सारी टीम डंजन के अंदर जाने वाली है, चलो हम लोग भी चलते हैं। वो सारे लोग उस पोर्टल के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी टीम को जो शख्स लीड कर रहा होता है उसका नाम मिस्टर सॉन्ग होता है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब कुछ कहना चाहिए या नहीं, मैं पता नहीं क्वालिफाइड भी हूँ या नहीं, लेकिन इस रेड के लिए मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, एक लीडर की तरह मैं तुम्हारी टीम को लीड करूंगा, तुम सब लोगों को मेरी बात मानना होगी। कॉफी वाला शख्स उसे कहता है, मिस्टर सॉन्ग, आपका रैंक हम सब में से ज्यादा हाई है, इसलिए आप हमारे लीडर बन सकते हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं। बाकी के सारे लोग भी बात मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप ही हमारे लीडर हैं। संग जिन वो भी हंसते हुए मिस्टर सॉन्ग से कहता है, डंजन में हमारा भी ख्याल रखिएगा। मिस्टर सॉन्ग इन सब से कहते हैं, चलो फिर सब लोग अंदर चलते हैं। और साथ ही वो संग जिन वो से कहते हैं, प्लीज इस बार जख्मी मत होना, बस हमारे पीछे पीछे रहना। संग जिन वो पोर्टल से अंदर दाखिल होते हुए कहता है, इस बार मुझे अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि मुझे काफी सारे पैसों की जरूरत है। पूरी टीम के अंदर चले जाने के बाद काफी वाले दोनों शख्स बाहर खड़े होते हैं। दूसरा उसे कहता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? पहले वाला उसे कहता है, मैं तो बस संग जिन वो को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, आज तो मैं उसे काफी भी नहीं दे पाया। दूसरा लड़का उससे पूछता है, वो तो इस ग्रुप का सबसे वीक हंटर है, वैसे इस डंजन का डेंजर लेवल क्या है? दूसरा शख्स उसे कहता है, इस डंजन का रैंक डी है। और साथ ही वो उसे कहता है, मैंने कभी भी संग जिन वो को बिना जख्मी हुए डंजन से बाहर आते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का होता है।
जूही जिनवू के जख्मों को हील कर रही होती है क्योंकि जिनवू फिर से जख्मी हो जाता है। जूही उसे कहती है हर बार तुम्हें ऐसे जख्मी होने की क्या जरूरत है, अगर इतना ही मुश्किल है तो तुम ये काम करते क्यों हो। जबकि वहीं पर बाकी के टीम मेंबर बाकी के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। जूही उन सब की तरफ देखती है और कहती है यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, मुझे लगता है ये रेड खत्म होने वाली है। वो सारे लोग अपने अपने मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। जूही जिनवू से पूछती है तुम्हारे पास कोई रीजन है, आखिर तुम ये हंटर का काम छोड़ क्यों नहीं देते। जिनवू हंसते हुए उससे कहता है मैं सिर्फ मजे के लिए ये काम करता हूँ, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं तो बोर होकर मर जाऊंगा। हालांकि अंदर से वो ये सोच रहा होता है अब मैं जूही को अपनी पर्सनल रीजंस तो नहीं बता सकता वरना मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगा। जूही चिल्लाकर उसे कहती है अब जल्दी से हंसना बंद करो वरना तुम्हारे जख्म फिर से खुल जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग के हाथ में एक मैजिकल कोर होती है। जब भी वो एक मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसके अंदर से एक मैजिकल कोर निकलती है। हालांकि सी रैंक के मॉन्स्टर को मारने पर भी उसके अंदर से जो मैजिकल कोर मिलती है वो भी हजारों में बिकती है, लेकिन जिनवू के लिए सी रैंक के मॉन्स्टर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिनवू के हाथ में एक ई रैंक की कोर होती है। जिनवू कहता है इतने ज्यादा जख्मी होने के बाद मुझे सिर्फ एक ई रैंक की कोर मिली है जिसके मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हर रोज मैं अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ एक ऐसी कोर हासिल करता हूँ, ये तो बहुत ही कम है। उसी वक्त उनका एक टीम मेंबर उनसे कहता है यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक और रास्ता है, डंजन के अंदर एक और रास्ता है। वो सारे उस रास्ते के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं ये तो डबल लेयर डंजन है, मैंने इसके बारे में सुना था, आज पहली बार देख रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग अपने हाथ पर एक फायर बॉल बनाते हैं और उसे उस केव के अंदर फेंकते हैं जिससे रोशनी होती है और वो केव काफी ज्यादा लंबी होती है। मिस्टर सॉन्ग सारी टीम से कहते हैं मेरी बात सुनो, अभी तक इस डंजन का दरवाजा बंद नहीं हुआ, इसका मतलब डंजन का बॉस अभी जिंदा है और मुझे लगता है शायद बॉस इस केव के अंदर है। वैसे तो हमें अपने गिल्ड वालों से राब्ता करना चाहिए और उनके ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे हाई रैंक के हंटर्स यहाँ पर आ गए तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्यों ना हम लोग खुद ही जाकर उस बॉस को मार दें। मुझे पता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तो क्यों ना हम लोग वोट करें। वोट्स में जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। अगर वापस जाना हुआ तो वापस जाएंगे, अगर अंदर जाना हुआ तो अंदर जाएंगे। काफी सारे लोग अंदर जाने का कहते हैं जबकि कुछ लोग वापस जाने का कहते हैं। उनकी टीम में टोटल 17 लोग होते हैं, 16 में से 8 कहते हैं हमें अंदर जाना है जबकि 8 कहते हैं हमें बाहर जाना है। बाहर जाने वालों में जूही भी शामिल होती है, वो भी कहती है कि मुझे अंदर नहीं जाना। सबसे लास्ट पर जिनवू बच जाता है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं अब तुम बताओ हमें किस तरफ जाना है, तुम्हारे वोट पर डिपेंड करेगा हमें बाहर जाना है या अंदर जाना है। सॉन्ग के हाथ में उसका एक ही मैजिकल कोर होता है। सॉन्ग कहता है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और बहुत ही जल्दी मुझे अपनी बहन को कॉलेज में दाखिल करवाना है और मेरी बीमार माँ के हॉस्पिटल के बिल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जिनवू उनसे कहता है मैंने फैसला कर लिया, हम लोग अंदर जाएंगे और बॉस को मारेंगे। फिर वो सारे लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो कहते हैं यहाँ पर तो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, काफी देर से हम लोग चल रहे हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं एक बॉस को मारने के बाद 1 ही घंटे के बाद पोर्टल बंद हो जाता है और हमें यहाँ पर चलते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अगर हम बॉस को मार भी देते हैं तो हमारे पास बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। जिनवू जूही से कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा, अगर मैं यहाँ पर आने के लिए वोट नहीं करता तो हम सब लोग बाहर चले जाते। जूही उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिनवू से कहता है क्या तुम वाकई में ठीक हो। जूही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है अगर मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मैंने अपनी कितनी ज्यादा हीलिंग पावर को इस्तेमाल कर दिया तुम्हें हील करने के लिए और तुम फिर से बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए हो। अगर तुम जख्मी हो जाते हो तो मैं तुम्हें कैसे हील करूंगी। जिनवू कहता है मैं तो सिर्फ इसी की वजह से अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि ये एक बी रैंक की हीलर है और ये हमेशा फ्री में मुझे हील करती है। जिनवू जूही से सॉरी कहता है। जूही उसे कहती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। फिर जूही शांत हो जाती है और जिनवू से कहती है अगर तुम्हें मुझसे माफी ही मांगनी है तो क्यों ना तुम मुझे खाना खाने के लिए अपने साथ ले जाओ। जिनवू उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देता है। जूही उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं जाओगे। जिनवू घबरा जाता है और उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों डंजन से बाहर जाकर जाएंगे। आखिरकार वो सब लोग चलते हुए एंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा होता है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि इस दरवाजे के बाहर बॉस है। वो उस दरवाजे की तरफ देखकर कहती है अगर ये बॉस का रूम है तो ये इतना ज्यादा डेंजरस क्यों नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे। मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और दरवाजे को खोलते हुए उनसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर चल कर आने के बाद खाली हाथ वापस जाना चाहोगे। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले पहले हंटर है, अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम लोग वापस जा सकते हो, मुझे अगर अकेले जाना पड़ा तो मैं अकेले ही अंदर चला जाऊंगा। सारी टीम वाले बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मिस्टर सॉन्ग सी रैंक के हंटर हैं और उनके स्किल्स भी बहुत ही अच्छे हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, चलो सब लोग अंदर चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग सारे दरवाजे को खोल देते हैं। फिर वो सारे लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं मिसालें जलना शुरू हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं मैंने कभी पहले ऐसी डंजन नहीं देखी, चलो सारे फैल जाते हैं और आसपास देखते हैं कोई काम की चीज है या नहीं। यहाँ पर देखकर तो
नहीं लगता कि काफी अरसे से यहाँ पर कोई आया होगा। वहाँ पर सामने कुर्सी पर एक बड़ा सा स्टैचू होता है, जबकि इर्द गिर्द छोटे स्टैचूज होते हैं। उन स्टैचूज के हाथ में अजीब सी चीजें होती हैं, कईयों के हाथ में वेपन्स होती हैं और कईयों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जिनवू उनको देखकर कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे स्टैचूज हैं, ये तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। इनको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे ये हमें घूर रहे हों। उन सब का ध्यान सेंटर में बैठे हुए बड़े स्टैचू पर पड़ता है। वो कहते हैं ये वाला तो बहुत ही बड़ा है, कहीं ये इन सब का बॉस तो नहीं। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं नहीं, ये बॉस नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ एक स्टैचू है। लेकिन बाकी सारे स्टैचूज में से सिर्फ यही एक है जो बहुत बड़ा है। वो सारे एरिया को चेक करने के बाद कहती है, यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है, ना ही कोई बॉस है, सिर्फ इन स्टैचूज के अलावा कुछ भी नहीं। उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग की नजर एक मैजिकल सील पर पड़ती है। मिस्टर सॉन्ग उस मैजिकल सील को भी देख रही होती है कि उनकी टीम का एक बंदा उनसे कहता है, मिस्टर सॉन्ग जहाँ पर आए, इस स्टैचू पर कुछ लिखा हुआ है। वो सारे लोग उस स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उस स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा होता है। मिस्टर सॉन्ग उसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसके ऊपर हेडिंग में लिखा होता है कार्थीनोन टेम्पल्स कमेंडमेंट्स। वहाँ पर टोटल 3 कमेंडमेंट्स होती हैं। सबसे पहली होती है लॉर्ड की पूजा करो, दूसरी होती है लॉर्ड की तारीफ करो और तीसरी कमांडमेंट होती है कि अपनी वफादारी को साबित करो। उसी वक्त जूही जिनवू से कहती है, उस तरफ देखो, वो बड़े वाले बॉस की आंखें हिल रही हैं। मुझे लगता है शायद वो हमारी तरफ ही देख रहा है। जिनवू से कहता है, तुम्हें बस कोई वहम हो गया है, वो सिर्फ एक स्टैचू है। उसी वक्त जिनवू को कुछ महसूस होता है। जिनवू कहता है, अचानक मुझे डर क्यों महसूस हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग जो कि अभी भी वो पढ़ रहे होते हैं, वो कहते हैं इन कमेंडमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है, अगर कोई इन तीनों कमेंडमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। और साथ ही दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही सारी टीम घबरा जाती है और कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे, दरवाजा तो बंद हो गया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। उनमें से एक बंदा कहता है, तुम सब लोग तो बस ऐसी बकवास कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं, मैं अभी जाकर दरवाजा खोलता हूँ और बाहर जाता हूँ। बॉस का खजाना या जो कुछ भी है वो तुम लोग रख सकते हो, मैं वापस जा रहा हूँ। वो जैसे ही जाकर दरवाजे को हाथ लगाता है, मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर उसे कहते हैं, दरवाजे के हैंडल से दूर रहो। उसी वक्त एक स्टैचू हिलता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है। वो उस शख्स को मार देता है और उसे मारने के बाद वो स्टैचू फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अपनी टीम के एक बंदे के मरने के बाद बाकी के टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, क्या हमें इन सारे स्टैचू से फाइट करना होगी, ये तो बहुत बड़े हैं। जूही और जिनवू भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जूही जिनवू से कहती है, अगर वो वाला स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब बॉस का स्टैचू जो मैंने अभी देखा था उसकी आंखें वाकई में हिल रही थी। और यहीं पर हमारी फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। जिनवू कहता है, आज ये पहली बार नहीं है जब मैं अपने आप को मौत के इतना ज्यादा करीब महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने हंटर गिल्ड को ज्वाइन किया था तो अपनी पहली रेड के दौरान मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया था और वहीं पर एक ई रैंक मॉन्स्टर ने मेरी बैक पर हमला किया था, जिसकी वजह से मैं हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। फिर एक बार मैं एक डंजन के अंदर काफी दिनों तक बंद रहा, जहाँ पर मैं भूख की वजह से मरने वाला था। हालांकि वो सारे डंजन लो रैंक के डंजन थे, लेकिन फिर भी हर बार मैं मरते मरते बचा हूँ। मेरे बाकी के सारे टीममेट्स अपने मैजिकल कोर्स को बेचकर अपने लिए बेहतरीन वेपन खरीदते थे ताकि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स को हरा सके और ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल देने थे, इसलिए मैं अपने लिए वेपन्स नहीं खरीदता था और मैं बिना वेपन्स के ही डंजन में आ जाता। और इसके अलावा मैं अपने लिए एक हीलर भी नहीं रख सकता था, क्योंकि हीलर को भी पैसे देने पड़ते हैं। और अगर मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता हूँ तो गिल्ड के दोस्त मुझे अपने हीलर से हील करवा देते थे। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी बातें करते थे कि मैं हर बार डंजन से जख्मी होकर बाहर निकलता हूँ, हीलर्स के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, उन्हें हर बार मुझे हील करना पड़ता है। और फिर उन सब लोगों ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया कि मैं हर बार डंजन में जाता हूँ और जख्मी होकर वापस आता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ। हालांकि मैं एक हंटर हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। ये सारी बातें करने के बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जिनवू जैसे बॉस के स्टैचू की आंखों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें चमक रही होती है। जिनवू जल्दी से चिल्लाकर बाकी टीम वालों से कहता है, जल्दी से नीचे झुक जाओ। उनमें से आधे लोग तो जल्दी से झुक जाते हैं, लेकिन आधे लोग खड़े रहते हैं। बॉस स्टैचू की आंखों से लेजर निकलता है जो कि सामने उनकी तरफ अटैक करता है। जितने भी खड़े होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, जबकि मिस्टर सॉन्ग का हाथ भी कट जाता है। बाग किम से कहता है, क्या तुम ठीक हो? किम उसे कहता है, हम बिल्कुल ठीक हो। वो सारे लोग अभी नीचे ही झुके होते हैं। मिस्टर किम कहती है, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, अगर जिनवू चिल्लाकर नहीं कहता तो हम लोग भी मर चुके होते। जबकि जूही इस सब की वजह से बेहोश हो जाती है। जिनवू उसके पास ही बैठा होता है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर बाकी टीम वालों से कहते हैं, अपनी जगह पर बैठे रहो, कोई भी खड़े होने की कोशिश मत करना। अगर हम लोग खड़े होंगे तो ये हम पर फिर से अटैक करेगा। मिस्टर सॉन्ग जिनवू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुई है। हालांकि ये एक बी रैंक की हीलर है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ बेसिक रेट्स पर ही जाती है। लेकिन ये वाली रेट कोई बेसिक नहीं लग रही। जितने लोग तुम्हारी बात सुनकर झुक गए थे वो सारे लोग बच गए, जबकि बाकी के सारे मारे गए। जिनवू से कहता है, क्या वाकई में ऐसी बात है?
मिस्टर सॉन्ग से कहती है, क्या तुम इसीलिए नहीं चिल्लाए थे कि तुम्हें पता चल गया था कि वो लेजर अटैक करने वाला है? जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस लगा कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए मैंने कहा कि नीचे झुक जाओ। जिनवू की नजर मिस्टर सॉन्ग के बाजू पर पड़ती है और वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है, आपका बाजू तो कट गया है। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, जल्दी से आकर मेरी ब्लीडिंग रोकने में मदद करो। जिनवू मिस्टर सॉन्ग का बाजू बांधने के लिए बैठ जाता है। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस बॉस का लेवल क्या होगा? वैसे तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं आज तक सिर्फ ए रैंक या फिर डी रैंक की रेट्स पर ही गया हूँ। कभी कभार मैं बी रैंक की रेट पर भी चला जाता हूँ। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये डंजन ना तो ए रैंक है ना ही बी रैंक है, क्योंकि ए रैंक और बी रैंक की डंजन्स में भी इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होते, और ये बिग बॉस तो मुझे एस रैंक लगता है। साथ ही मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, उस स्टैचू के ऊपर लिखा हुआ था 3 कमेंडमेंट्स के बारे में। पहली, लॉर्ड की पूजा करो, दूसरा लॉर्ड की तारीफ करो, और चौथा अपनी फेथ को साबित करो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो तुम लोग इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, तो इसका मतलब ये जो कुर्सी पर बैठा है यही इन सब का लॉर्ड है और हम इन सब को नहीं हरा सकते। और यहीं पर फिर से एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि आज से 10 साल पहले इस तरह के पोर्टल्स ओपन होना शुरू हुए थे। इससे बहुत ही अजीब सी बातें होना शुरू हो गई। हमारे इंसानों में बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो कि हंटर्स बन गए और उनके अंदर बहुत सारी सुपर एबिलिटीज आ गई। मैं भी एक हंटर बन गया, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसी सुपर एबिलिटी नहीं आई, इसलिए मेरा रैंक सिर्फ ई ही रहा। हालांकि मैं नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन दूसरे हंटर्स के मुकाबले में मेरी पावर बहुत ज्यादा कम है। कोई भी नॉर्मल इंसान इन पोर्टल्स को पार करके अंदर नहीं आ सकता। सिर्फ हम हीरोज ही हैं जो कि इन डंजन्स को पार करके अंदर आते हैं और इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन डंजन में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा डरावने होते हैं। जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, क्या आप ठीक है? आपकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, इसके अलावा हम लोग और कर भी क्या सकते हैं? यहाँ पर आते वक्त मैंने अपने साथ 3 हीलर लिए थे, उनमें से एक हीलर तो लेजर बीम की वजह से मार गया, उसकी तो बॉडी भी नहीं मिल रही, जबकि दूसरा हीलर बहुत ज्यादा डर गया है, और तीसरा हीलर वो लड़की है जो कि पहले से बेहोश हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि थोड़े वक्त के लिए मुझे कोई हीलर मिलने वाला है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर झुके रहना चाहिए जब तक कि सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। सारे टीम वाले बैठे रो रहे होते हैं और कहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सिर्फ एक डी रैंक की डंजन थी, यहाँ पर इतना पावरफुल बॉस कैसे हो सकता है? जिनवू भी सोच रहा होता है, अगर हम यहीं पर खड़े रहे तो क्या हम बच पाएंगे? लेकिन अगर हम यहाँ से भाग जाते हैं तो दरवाजे पर वो गार्ड है, वो भी हमें मार डालेगा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टैचू हमें यहाँ से निकलने देंगे। उसी वक्त उनकी टीम का एक और मेंबर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मार सकता, मुझे यहाँ से वापस जाना है। मैंने इतनी मुश्किल से एक बड़े गिल्ड को ज्वाइन किया था, अब मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। उस हंटर की स्पेशल पावर स्पीड है, वो अपनी मसल्स पर जोर डालकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ सकता है। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैंने तुमसे कहा कि हिलना मत। वो हंटर मिस्टर सॉन्ग से कहता है, मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं, मुझे पता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं इस स्टैचू के पकड़ने से पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। वो अपना स्टैंस लेकर एक जोरदार जंप लगाता है और स्पीड के साथ दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के थोड़ा सा करीब हो जाता है, उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू उसके ऊपर लेजर अटैक करता है और उसके पाँव के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। बाकी के हंटर्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिनवू भी कहता है, ये स्टैचू तो हमें जिस वक्त चाहे तब मार सकते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, इनके लिए हमें मारना तो एक कीड़े को मारने से भी ज्यादा आसान है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, अगर ये मारना चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकते हैं। जिनवू उनसे पूछता है, तो फिर ये लोग हमें मार क्यों नहीं रहे? मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, मुझे क्या पता, हालांकि ये स्टैचूज हमें जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन ये हम पर अटैक नहीं कर रहे। ये बाकी मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा अलग है। बाकी मॉन्स्टर्स तो देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग एक सोचे समझे प्लान के तहत काम कर रहे हैं। जैसे कि वो दरवाजे के पास वाला स्टैचू जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाओ तब वो अटैक करता है, जबकि ये बड़ा वाला बॉस स्टैचू जैसे ही हम लोग हरकत करते हैं तब हम पर अटैक करता है। मुझे लगता है ये एक पैटर्न में अटैक कर रहे हैं। पैटर्न का लफ्ज सुनते ही जिनवू को समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिनवू उनसे कहता है, मुझे लगता है इस कमरे के अंदर एक रूल है, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। जिनवू की नजर उन कमेंडमेंट्स पर पड़ती है। जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, आखिर उन तीनों कमेंडमेंट्स में क्या लिखा हुआ था? उनमें से पहली कमेंडमेंट कौन सी थी? मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, उनमें से पहली ये थी, लॉर्ड की पूजा करो। जिनवू उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है ये बड़ा स्टैचू लॉर्ड है, और साथ ही वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम मारे जाओगे। जिनवू उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है। ये बड़ा वाला स्टैचू हम पर तब अटैक नहीं करता जब हम लोग हरकत करते हैं, बल्कि ये तब अटैक करता है जब हम लोग एक सर्टेन हाइट से ऊपर उठते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पहली कमेंडमेंट का मतलब समझ लिया है, लॉर्ड की पूजा करनी, मतलब लॉर्ड के सामने झुकना है। हमें सबको इसके सामने झुकना होगा। मिस्टर किम और बैक उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है?
जिनवू उनसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लॉर्ड की पूजा करना इसका मतलब यही है कि हमें इसके सामने झुकना होगा, हम इसके सामने झुकेंगे तो ये हम लोगों पर अटैक नहीं करेगा। मिस्टर सोंग हंसते हुए से कहते हैं इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर वो सबसे कहते हैं सभी लोग इसके सामने झुक जाओ। वो सारे लोग बोस स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं हमें जिंदा रहना है, हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर ऐसा करके हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं तो हम लोग ऐसा जरूर करेंगे। थोड़ी देर इसी तरह झुके रहने के बाद जैसे वो स्टैचू की तरफ देखते हैं तो उस बड़े स्टैचू के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो हंसना शुरू कर देता है। बैग कहता है इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस के साथ क्या हुआ, क्या ये हमें इस तरह देखकर खुश हो रहा है। जिनवू फिर से सोचना शुरू कर देता है और कहता है पहले इसने कितने लोगों पर अटैक किया, कितनों को इसने मार दिया, हम में से कितने जिंदा हैं, हमें कितनी देर तक इस तरह इसके सामने झुक कर रहना होगा। बैग कहता है मुझे लगता है कि इसने अटैक करना बंद कर दिया है, मुझे लगता है कि हम लोग खड़े हो सकते हैं। क्या वाकई में हमारा इसके सामने झुकना काम आ गया। साथ ही बैग बिल्कुल खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है इसने अटैक करना बंद कर दिया है, देखो तुम लोग भी खड़े हो सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे हंटर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में इसने अटैक करना बंद कर दिया, इसका मतलब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जिनवू उनसे कहता है नहीं, हम लोग अभी तक सेफ नहीं हैं। उसी वक्त वो बड़ा सा स्टैचू अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। सारे हंटर्स फिर से घबरा जाते हैं और कहते हैं कहीं ये हमसे फाइट तो नहीं करने वाला। मिस्टर सोंग चिल्लाकर जिनवू से कहते हैं अब जल्दी से बताओ हमें क्या करना है, क्या तुम्हारे पास और भी कोई प्लान है। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू अपना पैर उठाता है और उन हंटर्स पर मारने की कोशिश करता है। वो सारे हंटर्स उसके पाँव से नीचे से दूर हो जाते हैं। जिनवू चिल्लाकर उनसे कहता है मैंने पहले ही कहा था इस डंजन रूम के अपने रूल्स हैं, हमें कमेंडमेंट्स को फॉलो करना होगा। पहला रूल था कि इसकी पूजा करो, वो हमने कर दी, अब इसकी प्रेज करनी है, यानी हमें इसकी तारीफ करना होगी। वो सारे हंटर्स हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग इसकी प्रेज कैसे करेंगे, हमने तो कभी प्रेयर की ही नहीं। उनमें से एक हंटर कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, पहले मैं एक चर्च का मेंबर हुआ करता था, वहाँ पर मैं स्पीच देता था और वहाँ पर हम गॉड की प्रेज के लिए गाना भी गाते थे। वो हंटर आगे बढ़ता है और अपने गले में पहने हुए क्रॉस के नेकलेस को पकड़ते हुए कहता है लॉर्ड मैं आपका बंदा हूँ, मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात करो और मुझे एक नया इंसान बना दो जो कि गुनाहों से पाक हो। मेरे अंदर से सारी डार्कनेस को खत्म कर दो और मेरी सारी कमजोरियों को दूर कर दो। मेरे लॉर्ड मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपको मेरी मदद करनी है। मिस्टर किम कहती है क्या वाकई में इसकी प्रेस काम कर रही है। बॉग कहता है शायद काम कर रही है क्योंकि वो लेवल अप के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। मिस्टर बाग के मरने के बाद वो सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिनवू कहता है हम इसकी प्रेस कैसे करें, ये तो कोई गॉड नहीं बल्कि एक डेविल है। जिनवू कहता है दोनों ही तरफ मौत है, पीछे हमारे ये बड़ा सा स्टैचू है जबकि सामने वो स्टैचूज हैं जो गार्ड के तौर पर हैं। जैसे ही हम लोग उन स्टैचूज के करीब जाते हैं वो हम पर अटैक करते हैं और अगर हम सेंटर में रहते हैं तो ये बड़ा स्टैचू हम पर पैर रख देगा। जिनवू उन सारे स्टैचूज की तरफ देखता है और कहता है किसी के पास कुल्हाड़ा है, किसी के पास एरो है, किसी के पास तलवार है और किसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, हम लोग क्या करें, मुझे सोचना होगा। साथ ही वो फिर से हैरान हो जाता है और कहता है दीवार के साथ जो छोटे स्टैचूज हैं उनमें से आधों के पास हथियार हैं और आधों के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों हैं? क्या वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम पर अटैक करने वाले हैं? साथ ही जिनवू सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ही हम लोग उन गार्ड्स के करीब जाते हैं वो हम पर अटैक करते हैं, इसका मतलब उनके पास हथियार है इसलिए वो अटैक करते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स वालों के पास जाएंगे तो हम लोगों पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हथियार नहीं। जिनवू सारे हंटर्स से कहता है जल्दी से भागकर उन इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज के पास चले जाओ। मिस्टर सोंग भागते हुए एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चले जाते हैं। वो जैसे ही उसके सामने जाकर रुकते हैं वो स्टैचू उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। मिस्टर सोंग अपने बाकी के टीम मेंबर से भी कहते हैं ये लोग हम पर अटैक नहीं कर रहे, जल्दी से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने जाकर खड़े हो जाओ। वो सारे लोग इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज ढूंढकर उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स बजना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर किम भी जाकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो मिस्टर बाग की मौत की वजह से बहुत ज्यादा अफसरदा होते हैं। जिनवू ने जूही का हाथ पकड़ा होता है, वो दोनों इकट्ठे होते हैं। जिनवू जूही को अपने साथ लेकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है जल्दी से इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करो, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। जिनवू और जूही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर ये बज क्यों नहीं रहा। जूही रोना शुरू कर देती है और जिनवू से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही स्टैचू के नीचे दो लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, अगर हम दो इकट्ठे खड़े होंगे तो ये नहीं बचेगा। जिनवू को जैसे इस बात की समझ आती है जिनवू जूही का हाथ छोड़ देता है और भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और जूही से कहता है कि यहीं पर रहना, तुम सेफ रहोगी। वहीं उन स्टैचूज में लास्ट पर एक स्टैचू होता
होता है। जिन्वू भागता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है। जिन्वू को लगता है शायद उसके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो बड़े वाला स्टैचू उस पर पैर रखता है, लेकिन जिन्वू बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और भागता हुआ उस बड़े से स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जिसके पास उसे लगता है कि उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम गलत स्टैचू के सामने हो, जल्दी से वहाँ से निकलो। असल में उस स्टैचू के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक शील्ड होती है। जिन्वू उसके सामने जाकर गिर जाता है और वो स्टैचू अपनी शील्ड के साथ जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू फिर से रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू की तरफ जाता है और कहता है, मुझे इंस्ट्रूमेंट वाला कोई स्टैचू ढूंढना होगा। और साथ ही वो अपने गॉड से कहता है, अगर वाकई में कोई गॉड है तो मेरी मदद करो, मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दे दो जिससे मेरी जान बच सके। जिन्वू कहता है, अभी मैं मौत और जिंदगी के बीच खड़ा हूँ, मेरे हाथ में जिंदगी की डोर है जो कि बिल्कुल टूटने वाली है। लेकिन साथ ही वो रेंगता हुआ एक स्टैचू के सामने पहुंच जाता है। वो स्टैचू वाली औरत गाना गाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जिन्वू की जान भी बच जाती है। और ये स्टैचू उस कमरे का लास्ट इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू होता है। उन सारे स्टैचूज के गाना गाने के बाद उनकी दूसरी कमेंडमेंट पूरी हो जाती है और वो बोस स्टैचू वहीं पर रुक जाता है। जूही भागती हुई जिन्वू के पास आती है और उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही जूही उसके करीब आती है, वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि लास्ट शील्ड के अटैक की वजह से जिन्वू का एक पाँव कटकर अलग हो जाता है। जूही वहीं पर खड़ी रोना शुरू कर देती है। जूही जल्दी से उसकी कटी हुई टांग के पास बैठ जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करने की कोशिश करती है। जिन्वू जूही से कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे हील नहीं कर पाओगी। जूही उसे कहती है, आराम से बैठे रहो, मुझे कोशिश करने दो। जूही अपनी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से भी खून बहना शुरू हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग और बाकी के हंटर्स जूही के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक है? खैर हमें इस बात की खुशी है कि जिन्वू भी बच गया। मिस्टर किम कहते हैं, हम लोग यहाँ पर 17 लोग आए थे और हम में से सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं और उनमें से 2 बहुत ज्यादा जख्मी है। मिस्टर सॉन्ग का हाथ कट गया है और मिस्टर जिन्वू की टांग कट गई है। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपका हाथ कट गया, लेकिन ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। टीम लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला किया, हम सब कुछ यहाँ पर लेकर आए, यहाँ से बाहर निकलते ही आपको सजा दी जाएगी। उसी वक्त वो बोस स्टैचू फिर से हिलना शुरू हो जाता है और अपने हाथ को हिलाता है। वो अपने हाथ का इशारा करते हुए जमीन में से 2 पत्थर निकालता है। असल में वो पत्थर सैक्रिफाइस के लिए एक टेबल होता है, जिसे आल्टर भी कहते हैं। सारे हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब क्या? अब हमें क्या करना होगा? मिस्टर किम कहते हैं, आखिर इस सब का क्या मतलब है? जिन्वू उनसे कहता है, ये एक आल्टर है, हमें यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस रखना होगा। वो लोग जिन्वू से पूछते हैं, अब सैक्रिफाइस का क्या मतलब है? वो इन्हें बताता है, पुराने वक्तों में ऐसे किया करते थे, पत्थर के ऊपर अपने सैक्रिफाइस पेश किए जाते थे जो कि गॉड्स के लिए होते थे। वहाँ पर या तो अपना ब्लड दिया जाता था, या फिर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, या फिर कुंवारी लड़कियों की। और इस डंजन की तीसरी कमेंडमेंट यही थी कि अपनी फेथ को साबित करो। जिन्वू उनसे कहता है, ये हमारा लास्ट स्टेप है, अगर हम लोगों ने इसे पार कर लिया तो हम लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। मिस्टर किम जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, चाहे मैं कितना ही बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे समझ आ रही है यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, मुझे लगता है शायद हमें यहाँ पर किसी की बलि चढ़ानी होगी। साथ ही वो अपनी तलवार मिस्टर सॉन्ग के गले पर रख लेता है और कहता है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ आप ही की बलि चढ़ानी चाहिए। आपके गलत फैसले की वजह से मेरा दोस्त मिस्टर बाक मारा गया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो अपनी फैमिली के लिए जहाँ पर आया था, जबकि 10 और हंटर भी मारे गए। तुम हमारे टीम लीडर हो, तुम्हें हम सब की जिम्मेदारी लेना होगी, अब जल्दी करो और इसको साबित करो। जिन्वू मिस्टर किम से कहता है, आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। मिस्टर किम उसे कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मिस्टर सॉन्ग किम से कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तुम सब की जिम्मेदारी लेना होगी, अपनी तलवार को हटा लो, मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ करना चाहूंगा, मैं तुम लोगों के लिए अपनी बलि जरूर दूंगा। जिन्वू चिल्लाकर उनसे कहता है, लेकिन ये मिस्टर सॉन्ग की गलती कैसे हो सकती है? हम सब लोगों ने वोट दिया था, उसी के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। मिस्टर सॉन्ग चलते हुए सीधे उस पत्थर के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो उस पत्थर के पास जाकर खड़े होते हैं, उनके वहाँ पर जाने से एक रेड फायर जलती है। मिस्टर किम कहते हैं, अब क्या होने वाला है? मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से कहते हैं, मैं यहाँ पर आ गया, अब मुझे क्या करना होगा? जिन्वू सोचना शुरू कर देता है और कहता है, इसके वहाँ पर जाने से एक रेड फ्लेम जली है, इसका मतलब क्या है? क्या इसे सैक्रिफाइस नहीं चाहिए? साथ ही वो बाकी हंटर से कहता है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? मुझे भी उस आल्टर पर जाना है। 2 हंटर्स आगे बढ़ते हैं और जिन्वू को पकड़ लेते हैं और उसे उठाते हुए सहारा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? जिन्वू उनसे कहता है, मुझे भी वहाँ पर लेकर जाओ, मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो तीनों लोग उस आल्टर पर पहुंचते हैं, वहाँ पर 3 और फायर्स जल जाती हैं। जिन्वू आते ही मिस्टर सॉन्ग से कहता है, अगर हम लोग यहीं इस आल्टर पर खड़े रहें तो क्या दूसरे लोग हमें बचाने के लिए आएंगे? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, मुझे नहीं पता, वैसे भी इस डंजन के पोर्टल को ओपन हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक डी रैंक की डंजन है, इसलिए बहुत सारे हंटर्स यहाँ पर नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, यहाँ के मॉन्स्टर्स कमजोर होते हैं। साथ ही जिन्वू बैकग्राउंड स्टोरी बताता है।
कि जैसे ही हमारी दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है तो उसका 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के बाद उसका दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल जाता है और वो मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ सकते हैं। हंटर्स की रेड्स का यही मकसद होता है कि हमें 7 दिन के अंदर अंदर उन सारे मॉन्स्टर्स को भी मारना है और उनके बॉस को मारना है ताकि इस पोर्टल को बंद किया जा सके। जैसे ही बॉस मर जाता है पोर्टल बंद हो जाता है। जिन्वू कहता है अगर हमने इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर नहीं रोका तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में बाहर चले जाएंगे। जिन्वू जूही और किम से भी कहता है तुम दोनों भी यहाँ पर आ जाओ। जिन्वू उनसे कहता है यहाँ पर हर शख्स के लिए एक रेड फ्लेम जल रही है, अगर हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिस्टर किम और जूही भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे वो लोग आकर वहाँ अल्टर पर खड़ी होती हैं, उनके लिए भी 2 और फ्लेम्स जलती हैं। टोटल 6 फ्लेम्स हो जाती हैं और फिर साथ ही एक बड़े से दायरे में ब्लू रंग की फ्लेम्स भी जलती हैं। और जैसे ही वो ब्लू रंग की फ्लेम्स जलती हैं, दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किम ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, क्या इसका मतलब हम लोग जहाँ से जा सकते हैं? यहाँ पर कुछ और होने वाला है। और साथ ही उन ब्लू फ्लेम्स में से एक फ्लेम बुझ जाती है और उसके बुझते ही वो स्टैचूज जो कि दूर दीवारों के साथ खड़े थे वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किम चिल्लाकर कहते हैं अब क्या होगा, ये लोग तो हमारी तरफ आ रहे हैं। एक एक करके वो ब्लू फ्लेम्स बुझना शुरू हो जाती हैं और वो बड़े स्टैचूज उनके करीब आना शुरू हो जाते हैं। जिन्वू फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे समझ आती है कि जितनी देर हम लोग इन स्टैचूज की तरफ देखते रहते हैं वो स्टैचूज खड़े रहते हैं। जैसे ही हम अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। जिन्वू जूही से कहता है जल्दी से अपनी आंखें खोलो, तुम आंखें बंद करती हो तो वो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर किम उसे कहते हैं क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि बचपन में जो हम गेम खेला करते थे कि जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो प्लेयर आगे बढ़ जाएगा? इसका मतलब हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी, हमें सिर्फ इन स्टैचूज की तरफ देखते रहना है। वो स्टैचूज जैसे ही उनके करीब बढ़ रहे होते हैं उनमें से एक हंटर लड़की चिल्लाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देती है और दरवाजे की तरफ जाती है। जैसे वो लड़की ऑल्टर को छोड़ती है उसके नाम की फ्लेम बुझ जाती है, लेकिन वो लड़की भागती हुई दरवाजे से बाहर चली जाती है। मिस्टर किम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो यहाँ से बाहर चली गई। मिस्टर सॉन्ग भी कहते हैं ये कैसे हो गया, वो तो दरवाजे से जिंदा बाहर चली गई, एक बंदे के कम होने से सिर्फ दरवाजा थोड़ा सा बंद हुआ है। जिन्वू सोचते हुए कहता है आखिर इस सब का क्या मतलब हो सकता है? जैसे ही हम 6 लोग इस अल्टर पर खड़े हुए, 6 के लिए एक एक रेड फ्लेम जली, इर्द-गिर्द ब्लू फ्लेम्स थी, लेकिन ब्लू फ्लेम्स अपने आप ही खत्म होना शुरू हो गई। जैसे ही एक हंटर दरवाजे से बाहर चली गई उसके नाम की रेड फ्लेम खत्म हो गई, जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया। क्या ये दरवाजे का खुलना एक ट्रैप हो सकता है? सबसे पहले हमने लॉर्ड की पूजा की, उसके बाद हमने उसकी प्रेस की, अब हमें अपनी वफादारी साबित करनी है। क्या हमें यहीं पर खड़े रहना चाहिए? क्या इसी तरह इसकी वफादारी साबित होगी? अगर हम गेट से बाहर गए तो शायद हम लोग बाहर जाकर मर जाएं। जिन्वू के साथ खड़ा दूसरा हंटर उसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो जिन्वू को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो वाला हंटर भी दरवाजे को पार कर जाता है और बाहर चला जाता है। उस हंटर के नाम की रेड फ्लेम भी बुझ जाती है, जिससे दरवाजा थोड़ा सा और क्लोज हो जाता है। जिन्वू चिल्लाकर मिस्टर किम से कहता है तुम लोग यहीं पर रहो, अगर हम में से और ज्यादा लोग यहाँ से गए तो हमारे पास इतनी आंखें नहीं बचेंगी कि हम इन सारे स्टैचूज की तरफ देख सके। ये स्टैचूज हमारे करीब पहुँच जाएंगे और हमें मार देंगे। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं जिन्वू एक्सप्लेन करो, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? जिन्वू उसे कहता है मेरी बात का ये मतलब है कि हमें यहीं पर रहना है तब तक जब तक कि ये ब्लू फ्लेम्स अपने आप खत्म ना हो जाए। जैसे ब्लू फ्लेम खत्म हो जाएंगी ये स्टैचूज यहीं पर रुक जाएंगे और हम लोग बाहर जा पाएंगे। मुझे लगता है ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह काम कर रही है। मिस्टर किम जिन्वू से कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन ब्लू फ्लेम्स का ताल्लुक दरवाजे के बंद होने से है। अगर ये सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी तो दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। मिस्टर किम उसे कहते हैं वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा ई रैंक का लड़का भी हमारी इतनी ज्यादा मदद कर सकेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अभी तक मेरी जान बचा कर रखी। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हें कमजोर समझा है और मैं अपने इस बिहेवियर पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिनमें से बहुत सारे मर चुके हैं और जितने भी जिंदा हैं वो सारे तुम्हारी वजह से हैं। और साथ ही मिस्टर किम रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं मेरी भी एक फैमिली है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहना है, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक सकता हूँ, मुझे वापस जाना है अपनी फैमिली के पास। और मिस्टर किम भी अल्टर को छोड़कर भागते हुए दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर देना। जिन्वू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोते हुए कहता है तुम्हें माफ कर दूं, मुझे तो तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है। तुम्हारे यहाँ से भाग जाने का मतलब ये है कि हम तीनों में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। जिन्वू अपने सर पर हाथ रखकर उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।